यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12 बायोलॉजी की अच्छी तैयारी के लिए एमसीक्यू के मास्टर पॉइंट प्लस निश्चित उत्तरीय प्रश्न और प्लस अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जो कक्षा 12 बायोलॉजी है उसमें 4 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, यानी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं और 10 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर के इस वीडियो से 19 नंबर पक्के कीजिए और जितना कुछ बताएंगे इसी में से लगभग में फंस जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो इससे कौन कौन से एमसीक्यू के पॉइंट बनेंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न बनेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं, द्विनिषेचन की क्रिया किन पौधों में होती है। देखिए जो द्विनिषेचन है इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो यह क्रिया किन पौधों में होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह क्रिया आवृत बीजी पौधों में होते हैं, आवृत बीजी पौधों में होती है, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। और कैसे हो रही थी, तो देखिए जो भ्रूण कोश था, भ्रूण कोश में ऊपर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी, यहाँ द्विगुणित केंद्रक था, यहाँ सहायक कोशिकाएं थी, यहाँ अंड कोशिका थी और इधर से पराग नलिका जब आई थी तो 2 नरयुग्मक थे। दोनों नरयुग्मक जब भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो गए थे तो एक ने अंड कोशिका से संलयन किया, निषेचन हुआ, और दूसरे ने द्विगुणित केंद्रक से संलयन किया, तो इसे द्विनिषेचन की क्रिया कहा था। यानी एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन हुआ, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसलिए इसको क्या कहा, द्विनिषेचन कहा था। और त्रिसंलयन पूछा जाए तो त्रिसंलयन देखिए यहाँ पर एक जब नरयुग्मक द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है तो 3 केंद्रक आपस में मिलते हैं, इसे त्रिसंलयन की क्रिया भी कहा जाता है। और यह क्रिया भ्रूणकोश के अंदर संपन्न होती है। तो इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। तो जो बहुभ्रूणता है, जो पॉली एम्ब्रियोनी है, इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 में संतरे में की थी। संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 में संतरे में की थी। और ये जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है, जो सिट्रस कुल के पौधे होते हैं उनमें भी ये बहुभ्रूणता पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निषेचन की खोज किसने की थी। देखिए द्विनिषेचन की खोज भी पूछ लेते हैं, निषेचन की खोज भी पूछ लेते हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को मैंने यहां पर शामिल किया है। निषेचन की खोज अगर पूछा जाए तो स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, जबकि द्विनिषेचन की खोज कहा जाए तो नवासीन ने की थी। द्विनिषेचन की खोज नवासीन ने की, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, टैपिटम परत का क्या कार्य होता है। देखिए जो पराग कोश था, पराग कोश की अगर अनुप्रस्थ काट को हम देखें तो इसमें 4 लघु बीजाणुधानियां थीं और इन चारों लघु बीजाणुधानियों में जो यहाँ पर एक परत पाई जाती है एक कोश की ऊपर से नीचे तक, इसे टैपिटम कहा जाता है। और यह टैपिटम जो परत होती है बढ़ते हुए परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। तो इसमें क्या बताएंगे, बढ़ते हुए परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है, पोषण देने का कार्य करती है, इसमें यह हो जाएगा। फिर अगला है, पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो देखिए इसमें आंसर सही होगा पुमंग, पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है, यानी पुमंग को एंड्रोसियम कहेंगे, पुंकेसर को स्टामेन कहेंगे, एक इकाई होती है। फिर अगला है, आवृत बीजी पौधे में नर जननांग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नर जननांग पुंकेसर होता है। आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उसमें नर जनन अंग पुंकेसर या स्टामेन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है।
एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश है, उसमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या भी मैंने बताई थी 1 2 3 4 होती है। तो कुल मिलाकर के इसमें आप आंसर बता देंगे 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है। देखिए यहां पर एक हम बीजांड जल्दी से बना लेते हैं और इसमें कहा गया है कि बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए ये है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत होता है और ये पूरा बीजांड है, तो इस स्थान पर जुड़ा है तो इसे नाभिका कहा जाता है। नाभिका या हाइलम कहा जाता है, नाभिका कहो या हाइलम कह सकते हो। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा नाभिका या हाइलम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षा में। फिर अगला है, निभाग किसमें पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो जो बीजांड होता है, बीजांड में ये जो ऊपर का भाग होता है, जहां बीजांड द्वार है उसके ठीक ऊपर का भाग, आधार, ये भाग क्या कहलाता है, निभाग या चैलाजा कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, निभाग। निभाग किसमें पाया जाएगा, तो बीजांड में हो जाएगा, बीजांड में निभाग पाया जाता है। फिर अगला है, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्राकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में से कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्राकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन कहा गया है। तो देखिए जब भी अर्धसूत्री विभाजन पूछे तो और लघु बीजाणु दिया हो तो 200 को कर दीजिए 4 से भाग, इस तरह से 50 इसमें आंसर सही हो जाएगा, आंसर होगा 50। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ही पादप के पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। एक ही पादप के पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। एक ही पौधा है और उसके पुष्प के जो परागकण है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे सजात पुष्पी परागण कहेंगे। सजात पुष्पी परागण कहा जाता है, सजात पुष्पी परागण। एक ही पौधा है, कई सारे फूल लगे हैं, तो एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो इसे सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। वास्तव में एक तरीके का ये स्वपरागण ही होता है। फिर अगला है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 112 लघु बीजाणु दिया है, अर्धसूत्री विभाजन पूछ रहे हैं, तो 112/4 कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा 28 अर्धसूत्री विभाजन होंगे। जब भी अर्धसूत्री विभाजन पूछे, लघु बीजाणु या परागकण दिया हो तो 4 से भाग करना होगा। फिर अगला है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर कैसा होता है। एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर कैसा होता है, तो जब भी ये परिपक्व होगा तो 7 कोशिकाएं उसमें होती हैं, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है। देखिए जब भी ये भ्रूणकोश बनाया जाता है तो ऊपर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल कहा जाता है। यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक या द्विगुणित केंद्रक होता है, यहाँ सहायक कोशिकाएं और यहाँ अंड कोशिका होती है। तो अंड समुच्चय ये कहलाता है, सहायक कोशिकाएं प्लस अंड कोशिका अंड समुच्चय कहलाती हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती है। ऐसी कौन सी कोशिका है जो किसी भी प्रकार का भ्रूणकोश हो सब में पाई जाती है, तो अंड कोशिका इसमें आंसर सही हो जाएगा। अंड कोशिका या फिर आप कह सकते हो एग सेल जो होती है, ये सभी प्रकार के भ्रूणकोश या एम्ब्रियो शैक में पाई जाती है। फिर अगला है, प्रतिमुख कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं, तो निभाग की तरफ, निभागीय भाग की तरफ स्थित होती हैं। जब भी यहाँ देखिए ये निभागी भाग ऊपर होता है, बीजाणु द्वार इधर होता है, तो निभाग की तरफ उपस्थित होती हैं। फिर अगला है, साल्विया में किसके द्वारा परागण होता है। जो साल्विया है, साल्विया में कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है, कीटों के द्वारा परागण संपन्न होता है। फिर अगला है, किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको हाइड्रिला बता दीजिए। हाइड्रिला में जल द्वारा परागण होता है। वैलिशनेरिया भी होती है, वैलिशनेरिया में भी जल परागण होता है। सिरटोफिलम में,
सिर्टोफिल्लम में भी जल परागण होता है। तो कई सारे पौधे हैं जिनमें जल के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर अगला है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर पी महेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को। अगला क्वेश्चन है, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? घास परिवार कहो चाहे ग्रैमेनिकुल कहो, तो इसमें बीजपत्र को प्रशल्क कहा जाता है। फिर अगला है, आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष कैसा होता है? जो आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक पौधा होता है उसका भ्रूणपोष कैसा होता है? तो त्रिगुणित होता है, 3n होता है, या आप त्रिगुणित बता सकते हो, त्रिगुणित। फिर अगला है, परिभ्रूणपोष किसका अवशेष होता है? परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म जो होता है, पेरिस्पर्म बीजांडकाय या न्यूसेलस का अवशेष होता है। परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म बीजांडकाय या न्यूसेलस का अवशेष होता है। फिर अगला है, कौन से फल एक कूट या असत्य फल या आभासी फल हैं? तो देखिए, जो सेब होता है ये आभासी फल है, जो नाशपाती होती है ये आभासी फल है, इसी प्रकार से जो बैंगन है, रसभरी है, ये सभी आभासी फल होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। तो ये तो हो गया पहला चैप्टर। अब चलिए दूसरे चैप्टर पर आते हैं। फिर दूसरा चैप्टर है मानव जनन, जिसमें पहला है स्पर्मेशियन शुक्राणुओं के कहां से मुक्त होने की क्रिया है? तो शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका, इसमें आंसर से हो जाएगा शुक्र जनन नलिका से मुक्त होने की क्रिया होती है। फिर अगला है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो देखिए, जो संतान का लिंग निर्धारण है वो पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि पिता के गुणसूत्र में एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जो छोटा होता है, यही लिंग का निर्धारण करता है। फिर अगला है, स्त्री में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो देखिए, जो स्त्री होती है उसमें अंडे का निषेचन फाइलोपियन नलिका में होता है, और अगर ऑप्शन अंदर की ओर दिया हो तो फाइलोपियन नलिका के एम्पुला में होता है, एम्पुला में अंडे का निषेचन होता है। स्त्री में अंडे का निषेचन कहाँ होगा? तो एक तो आप फाइलोपियन नलिका बता दीजिए, या अंडवाहिनी कहा जाता है, फाइलोपियन नलिका को अंडवाहिनी भी कहा जाता है, तो फाइलोपियन नलिका में या अंडवाहिनी में होता है। और अंडवाहिनी में कहाँ? तो उसके एम्पुला वाले भाग में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। फिर अगला है, मानव ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? ऋतुस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है, 14वें दिन जो अंडोत्सर्ग है ये होता है ऋतुस्राव में। फिर अगला है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका स्रावण लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? जो एंड्रोजन है ये भी इसमें आंसर जाएगा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा एंड्रोजन स्रावित होता है। कार्पस ल्यूटियम कहाँ स्थित होता है? तो अंडाशय या ओवरी में, अंडाशय में या ओवरी में कार्पस ल्यूटियम स्थित होता है। फिर अगला है, अंतः स्तर या एंड्रोमेट्रियम किससे संबंधित है? अंतः स्तर या एंड्रोमेट्रियम गर्भाशय से संबंधित होता है। गर्भाशय में इस तरीके की झालर जैसी संरचना पाई जाती है अंदर की तरफ, जिसे अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम कहा जाता है। फिर अगला है, योनि के द्वार पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो बर्थोलिन ग्रंथियां, बर्थोलिन ग्रंथियां योनि के द्वार पर पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां? बर्थोलिन ग्रंथियां। फिर अगला है, स्त्रियों में आर्तो चक्र सामान्यतः कितने दिन का होता है? तो 28 दिन का, लगभग में 28 दिन का आर्तो चक्र होता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, या 28 से 29 दिन भी आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला है, विदलन के अंत में निर्मित कोशिकाओं का गोल ठोस भ्रूण क्या कहलाता है? विदलन के अंत में बनी हुई कोशिकाओं का ठोस गोल भ्रूण क्या कहलाता है? तो देखिए, उसे मोरुला कहा जाता है, मोरुला, या कहीं कहीं तूतक भी लिखा होगा, तूतक कहो चाहे मोरुला कहो एक ही बात है। जो गेंद जैसी ठोस संरचना हो जाती है तो उसे ही मोरुला या तूतक कहते हैं। फिर अगला है, भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं गर्भाशय या यूट्रस में भ्रूण का रोपण होता है।
फिर अगला है स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। जो स्त्री होती है उसमें अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो जब भी रोपित होने लगता है तो ब्लास्टुला स्टेज में होता है या ब्लास्टुला अवस्था में होता है। फिर अगला है प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। संकुचन को अगर गर्भाशय में प्रसव के समय कोई प्रेरित करने वाला हार्मोन है तो उसे ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है ताकि प्रसव आसानी से हो पाए। चलिए अगले चैप्टर पर आते हैं। फिर तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। पहला है शिशु के जन्म से पूर्व की जांच विधि क्या कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। शिशु के जन्म से पूर्व की जांच विधि क्या कहलाती है। तो देखिए इसे एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। इसमें होता क्या है एमनियोसेंटेसिस में कि जो भ्रूण होता है वो एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है और इंजेक्शन सुई के माध्यम से इस एमनियोटिक द्रव को निकाल करके उसमें उपस्थित कोशिकाओं से गुणसूत्रों को निकालते हैं और गुणसूत्रों में उपस्थित अपसामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है ताकि उसमें कोई जेनेटिक बीमारी तो उसको दूर किया जा सके। फिर अगला है चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। कब? तो 1971 में प्रदान की गई थी चिकित्सीय सगर्भता समापन। इस पर टिप्पणी भी आती है, मैंने समझाया हुआ है, आप लोग चाहें तो जाकर के आसानी से समझ सकते हैं। पूरी टिप्पणी बहुत ही आसान तरीके से पूरी बुक से चुनी हुई टिप्पणी का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है हार्मोनल गोली का एक प्रमुख घटक कौन सा है। तो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोनल गोली का एक प्रमुख घटक होता है। फिर अगला है कॉपर टी क्या रोकती है। तो निषेचन क्रिया को रोकती है, निषेचन नहीं होने देती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देती है। कॉपर टी ये रोकती है। कॉपर टी पर अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, फिर अगला है कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है। तो देखिए चाहे ऐसे कहा जाए तो निषेचन क्रिया को अवरुद्ध करता है, चाहे कॉपर टी क्या अवरुद्ध करता है तो आप बता सकते हैं भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति में रोपित नहीं होने देता। रोपित नहीं होने देता है, जो भ्रूण होता है उसको गर्भाशय की भित्ति में रोपित नहीं होने देता है। फिर अगला है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो सन 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। फिर अगला है वैसेक्टोमी किससे संबंधित है। तो पुरुषों से संबंधित होती है। वैसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी होती है, नसबंदी, जिसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी को ऑपरेशन क्रिया के द्वारा काटकर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं और निषेचन क्रिया ना होने से परिवार नियोजन हो जाता है। तो ये एक तरीके की परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। जबकि ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है। तो स्त्रियों से संबंधित होती है ट्यूबेक्टोमी, और ये स्त्रियों की नसबंदी होती है जिसमें स्त्रियों की फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है और जिससे अंडे तक शुक्राणु नहीं पहुंच पाते हैं। निषेचन क्रिया न होने के कारण पुत्र जन्म नहीं होता है। इस तरह से परिवार नियोजन। तो ये दोनों विधियां परिवार नियोजन की स्थायी विधियों के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला है एमटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एमटीपी इसका होगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर अगला है आईवीएफ तकनीक का अन्य नाम क्या है। तो आईवीएफ तकनीक को परखनली शिशु भी कहा जाता है, परखनली शिशु के नाम से भी जाना जाता है। तो आईवीएफ तकनीक को परखनली शिशु भी कहा जाता है। यौन संचारित रोगों के नाम बताइए। तो गोनोरिया बता दीजिए, गोनोरिया है। सुजाग बता दीजिए, उपदंश बता दीजिए। ये सब क्या है, यौन संचारित रोगों की लिस्ट होती है, यौन संचारित रोग होते हैं। अगले चैप्टर पर आते हैं। चौथा चैप्टर है वंशागति और विविधता। पहला है प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रभाविता, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम दिया था और ये दो प्रयोग किए थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। फिर अगला है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं जीव विज्ञान की उस शाखा को आनुवंशिकी कहा जाता है। फिर अगला है मेंडल के द्विसंकरण का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है।
फिनोटिपिक अनुपात की अगर बात की जाए तो 9:3:3:1 होता है, यानी 9:3:3:1 होता है। फिनोटिपिक अनुपात यानी दृश्य रूप अनुपात जो है मेंडल के द्विसंकर संकरण का। फिर अगला है टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है। द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात 1:1:1:1 ऐसे करके है। फिर अगला है गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात क्या होगा। तो स्वनिषेचन जब होता है तो उसमें 1:2:1 के अनुपात में पुष्प प्राप्त होते हैं, जिसमें 25% लाल पुष्प थे, 50% गुलाबी पुष्प थे और 25% सफेद पुष्प प्राप्त हुए थे। इस तरह से उसका रेशियो 1:2:1 आया था। फिर अगला है मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 6 जीनोटाइप संभव हो जाएंगे एबीओ रुधिर वर्ग में। देखिए ए का जो होगा, फिर अगला है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके लिंग गुणसूत्र से होता है। तो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। फिर अगला है हॉलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। हॉलैंड्रिक जो जीन होते हैं वो वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। फिर अगला है दात्र कोशिका अरक्तता ग्लूटामिक अम्ल के किस अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा वैलीन के प्रतिस्थापन से होता है। फिर अगला है कौन सा विकार जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। इनमें से कौन सा विकार, फिर अगला है कौन सा विकार जन्मजात उपापचयी त्रुटि होता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जन्मजात उपापचयी त्रुटि होती है। ये एक तरीके का सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम किस विकार का उदाहरण है। तो टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसीज होती है। फिर अगला है मंगोली जड़ता किस अलिंगी गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। तो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण मंगोलीय जड़ता या मंगोलीय जड़भूतता या डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगले चैप्टर के क्वेश्चन पर आते हैं। फिर चैप्टर 5 है, फिर 5 चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। पहला है किसने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। तो हर्शे व चेज ने पुष्टि किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर अगला है गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है। तो जो गुणसूत्र होते हैं इनका निर्माण यूक्रोमैटिन तथा हेटेरोक्रोमैटिन से होता है। जो गुणसूत्र होते हैं इनका निर्माण यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन से होता है। फिर अगला है आरएनए अणु में थायमिन का विस्थापन किसके द्वारा होता है। तो यूरेसिल के द्वारा। देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाए जाते हैं, जबकि जो आरएनए होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। फिर अगला है सुकेंद्रीय जीवों में कितने प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है। तो इसमें 3 प्रकार का हो जाएगा। 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है। फिर अगला है जीन के कृत्रिम संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किससे मिला था। तो मैथाई थे, उसमें मैथाई थे, ओकावा थे, नीरेनबर्ग थे, खुराना थे। कई सारे वैज्ञानिकों को जीन के कृत्रिम संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मेट संकेताक्षर किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो MET इसका मतलब होता है मिथियोनिन। मेट संकेताक्षर मिथियोनिन के लिए प्रयुक्त होता है। फिर अगला है mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। mRNA की सहायता से प्रोटीन बनने की जो क्रिया होती है उसे अनुवादन कहा जाता है या ट्रांसलेशन कहा जाता है। चाहे ट्रांसलेशन कहो, चाहे अनुवादन कहो, चाहे अनुवादीकरण कहो। फिर अगला है प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक प्रकोट है। तो प्रारंभिक प्रकोट AUG होता है, जबकि अगर समापन प्रकोट की बात की जाए तो UAA होता है, UAG होता है, UGA होता है। UAA, UAG, UGA ये समापन कोडान होते हैं, जबकि प्रारंभिक कोडान AUG होता है। फिर अगला है लैक ओपेरान किसकी उपस्थिति में क्रियाशील होता है। तो लैक ओपेरान लैक्टोज की उपस्थिति में क्रियाशील होता है। अगर लैक्टोज उपस्थित है तो लैक ओपेरान एक्टिव होगा। फिर अगला है लैक ओपेरान द्वारा जीन प्रकटन का नियमन किन जीवों में होता है। तो लैक ओपेरान द्वारा जीन प्रकटन का नियमन बैक्टीरिया में होता है।
बैक्टीरिया कहो चाहे जीवाणुओं में कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है, लैक ओपेरान में रिप्रेशर प्रोटीन किससे जुड़ता है? तो प्रचालक से जुड़ता है। लैक ओपेरान में रिप्रेशर प्रोटीन प्रचालक से जुड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी जीव में गुणसूत्रों के एक सेट पर उपस्थित कुल डीएनए क्या कहलाता है? तो जीनोम, जीनोम कहा जाता है। कुल डीएनए को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। कोई भी जीवधारी है, जीव में गुणसूत्रों के एक सेट पर उपस्थित कुल जो डीएनए होता है उसे जीनोम कहा जाता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रारंभ डॉक्टर वी के कश्यप ने, डॉक्टर वी के कश्यप ने किया था। और अगर इसकी खोज की बात की जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक जेफरी ने की थी, एलेक जेफरी ने की थी। और आपको बता दें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से अपराधियों आदि को पहचाना जाता है। चलिए अगले चैप्टर के क्वेश्चन पर आते हैं। अगला चैप्टर है विकास या एवोल्यूशन। पहला है, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी थी और इन्हीं के द्वारा प्राकृतिक चयनवाद दिया गया था, प्राकृतिक चयनवाद। फिर अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग परिकल्पना किसने दी थी? तो बिग बैंग परिकल्पना कांट तथा लाप्लास ने दी थी। कांट तथा लाप्लास ने बिग बैंग परिकल्पना प्रस्तुत की थी। फिर अगला है, जीवन के जैव रासायनिक स्वरूप या रूप से उत्पन्न के संदर्भ में किसने प्रथम प्रयोग किए थे? तो मिलर ने किए थे। स्टैनले मिलर ने अपने गुरु, इनके गुरु थे यूरे, स्टैनले मिलर ने अपने गुरु यूरे के साथ मिलकर के प्रयोग किया था। फिर अगला है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन का क्या अनुपात था? तो देखिए, हाइड्रोजन का 2 था, अमोनिया का 1 था और मेथेन का 2 था। इस तरह से हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन का अनुपात 2:1:2 का था। फिर अगला है, कोएसरवेट्स नाम किसने दिया था? तो कोएसरवेट्स नाम ओपेरिन ने दिया था, ओपेरिन ने कोएसरवेट्स नाम दिया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला है, विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग किसके उदाहरण होते हैं? तो मुख्य उपांग समजातता के उदाहरण होते हैं, समजातता के। मछलियों के पंख एवं व्हेल के चप्पू क्या दर्शाते हैं? समरूपता दर्शाते हैं, समरूपता। एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी क्या कहलाती है? एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को नियोपिलाइना कहा जाता है, नियोपिलाइना। फिर अगला है, सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी किसे माना जाता है? आर्कियोपेटेरिक्स को, आर्कियोपेटेरिक्स को सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। फिर अगला है, जंतु तथा पादप के बीच की कड़ी कौन होता है? जंतु और पादप के बीच की कड़ी यूग्लिना होता है, जो भोजन न मिलने पर प्रकाश में जाकर अपना भोजन स्वयं बना लेता है। फिर अगला है, पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हेकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेकल ने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फिर अगला है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक चयन सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। फिर अगला है, जीवों में होने वाले परिवर्तनों में किसका योगदान नहीं होता है? जीवों में होने वाले परिवर्तनों में किसका योगदान नहीं होता है? तो इसमें बताएंगे समान वातावरणीय दशाओं का, समान वातावरणीय दशाओं का योगदान नहीं होता है। फिर अगला है, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो हुंगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया था और इन्होंने संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रयोग किया था, संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रयोग किया था। उत्परिवर्तन है क्या? तो अचानक होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन कहलाता है। अगले चैप्टर के क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। पहला है, विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जो विषाणु है या तो इसमें डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाता है, दोनों नहीं पाए जाते हैं, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। फिर अगला है, डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडीज एजिप्टी मच्छर, एडीज एजिप्टी मच्छर डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार का वाहक होता है। एडीज एजिप्टी किसका वाहक है? तो डेंगू का वाहक है, ऐसे पूछ लिया घुमाकर, डेंगू बुखार का। फिर अगला है, पीत ज्वर का वाहक, तो एडीज मच्छर पीत ज्वर का वाहक होता है। टाइफाइड रोग के जनक का नाम बताइए?
तो टाइफाइड रोग जनक किससे होता है, तो इसका पैथोजन बताना है। तो टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से हो जाता है। फिर अगला है बिडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में उपयोग में होता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइफाइड की जांच में बिडाल परीक्षण करवाया जाता है। फिर अगला है टीबी के टीके का नाम क्या है, तो टीबी के टीके का नाम बीसीजी का टीका है। बीसीजी का टीका टीबी का टीका कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला है श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। अगर श्वेत रुधिर कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी ज्यादा बनने लगती हैं, अधिक उत्पादन होने लगता है, तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया को रुधिर कैंसर कहा जाता है। रुधिर कैंसर कहो या ब्लड कैंसर कहो। फिर अगला है अफीम से प्राप्त मार्फिन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफीम से प्राप्त मार्फिन एल्कलाइड होता है, एल्कलाइड। अगला है विनिवर्तन संलक्षण का क्या कारण है, तो ड्रग का अचानक बंद कर देना, ड्रग का अचानक बंद करना विनिवर्तन संलक्षण का कारण होता है। फिर अगला है विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए शरीर किस विशेष प्रकार की प्रोटीन को उत्पन्न करता है, तो विषाणु के शरीर से बचने के लिए शरीर इंटरफेरान नामक प्रोटीन को, तो इंटरफेरान इसमें आंसर से हो जाएगा, यानी विषाणु के संक्रमण से बचने के लिए शरीर किस विशेष प्रकार की प्रोटीन उत्पन्न करता है, तो इंटरफेरान। फिर अगला है कोशिका भक्षण प्रक्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो मेचनिकॉफ ने कोशिका भक्षण प्रक्रिया की खोज की थी। फिर अगला है एंटीबॉडी क्या होती हैं, तो जो एंटीबॉडी है वास्तव में एक तरीके की प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिरक्षी अणु में कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। प्रतिरक्षी अणु है तो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। अगर आप प्रतिरक्षी अणु की संरचना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, जाकर के आप देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। फिर अगला है एंटी सीरम में क्या होता है, तो एंटी सीरम जो होता है उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज। फिर अगला है सीरम में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, तो आईजीजी सीरम में सबसे ज्यादा पाई जाती है, आईजीजी। फिर अगला है प्रथम सत्य वैक्सीन की खोज किसने की थी, प्रथम सत्य वैक्सीन की खोज लुईस पास्चर ने की थी, लुईस पास्चर ने प्रथम सत्य वैक्सीन की खोज की थी। अगले चैप्टर के क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। दूध से दही बनने में प्रयुक्त जीवाणु कौन सा है, तो दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस वैलगैरिकस नामक जीवाणु जो होता है इसे दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस वैलगैरिकस। नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव का नाम, तो राइजोबियम जो जीवाणु है ये दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। फिर अगला है स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्रों की उपस्थिति के लिए कौन उत्तरदायी होता है, स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्रों की उपस्थिति के लिए प्रोपेनियो बैक्टीरियम सेरेमनी उत्तरदायी होता है। फिर अगला है बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप किस गैस के बनने के कारण होता है, CO2 गैस बनने लगती है जिसके कारण वो उभरा हुआ हो जाता है। फिर अगला है शर्करा से एल्कोहल को उत्पादन करने वाला कवक है, शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक ईस्ट होता है, ईस्ट आप बता देंगे, इसमें आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला है प्रतिजैविक शब्द किसने दिया था, तो प्रतिजैविक शब्द जो है वॉक्समैन ने दिया था, वॉक्समैन ने प्रतिजैविक शब्द या एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया था। पेंसिलिन की खोज किसने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फिर अगला है टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त होती है, जो टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस नामक जीवाणु से प्राप्त होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस नामक जीवाणु से। फिर अगला है बायोगैस उत्पादन के पश्चात संयंत्र में शेष रही सामग्री किस में जाती है, तो खाद के रूप में, जो शेष बच जाता है उसे खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो मेथेन होती है, मेथेन गैस गोबर गैस का मुख्य घटक होती है। फिर अगला है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन पाया जाता है, तो हम सभी लोग जानते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनेशियम
लेग्यूमिनेसेरम, दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में ये जीवाणु पाया जाता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। पहला है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है? तो एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटता है। फिर अगला है कौन डीएनए के रासायनिक चाकू हैं? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को डीएनए का रासायनिक चाकू या आणविक कैंची भी कहा जाता है। फिर अगला है जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो प्रतिबंधन, एक ही एंजाइम है अब तक, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की खोज से पड़ी। प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लिएज का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में किसके लिए किया जाता है? तो देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए को कट करने के लिए किया जाता है और खास तौर पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। फिर अगला है प्रारूप सेकंड के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के सफल क्रियान्वयन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो Mg++ की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला है ई कोलाई एंजाइम का स्रोत जीव क्या है? एस्चेरेशिया कोलाई जो मानव की आंत में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया। फिर अगला है कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है? तो डीएनए लाइगेज डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर अगला है एसएस डीएनए को डीएनए टेम्पलेट पर किस एंजाइम की सहायता से संश्लेषित किया जाता है? तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से हो जाएगा इसका आंसर। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीवों के नाम या सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं? तो एक तो ई कोलाई हो जाएगा, एस्चेरेशिया कोलाई, और आप दूसरा बैक्टीरियोफेज बता सकते हैं, बैक्टीरियोफेज। फिर अगला कोशिका है जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक। तो PBr 322 क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक होता है। पुनर्योगक डीएनए तकनीक में डीएनए खंडों का उनके आकार के अनुसार पृथक्करण किस विधि द्वारा होता है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा होता है। एक जीव दूसरे जीव में जीवाणु भोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण कहलाता है, पारगमन कहलाता है। एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणु भोजी के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण पारगमन कहलाता है या ट्रांसडक्शन कहलाता है। अगले चैप्टर के क्वेश्चन पर आते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। पहला है ट्रांसजेनिक पादप के निर्माण हेतु किस जीवाणु टी प्लाज्म में विशिष्ट जीन को पुनः स्थापित करते हैं? तो इसमें आंसर से हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस। फिर अगला है द्विबीजपत्री फसलों को आनुवांशिकी रूपांतरित बनाने के लिए जीन स्थानांतरण की किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है बीटी कपास किस प्रकार का पादप है? तो पारजीनी पादप है। बीटी कपास पारजीनी पादप है। बीटी फॉर बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो मृदा में पाया जाता है सूक्ष्मजीव, और इसके एक विशेष जीन समूह पर, प्लाज्मिड के विशेष जीन समूह पर एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है जो कीटों के लार्वा के प्रति प्रतिरोधी होती है। तो इस तरह से इसमें पारजीनी हो जाएगा। बीटी जीवविष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस के द्वारा उत्पादित होता है। फिर अगला है बीटी फसलों के उत्पादन में कौन भाग लेता है? तो जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, ये भाग लेता है। कौन सा जीवाणु? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस। फिर अगला है जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस में उपस्थित विष जीवाणु के प्रभुत्व से पादपों में कीट प्रतिरोधकता का विकास होता है। तो क्राइजीन के कारण हो जाएगा। बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है। बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में प्रोटीन प्रयुक्त होता है, जो प्रोटीन बनता है। फिर अगला है फ्लेवर सेवर किसकी जीएम फसल है? तो फ्लेवर सेवर टमाटर की फसल होती है। क्वेश्चन है गोल्डन राइस की क्या विशेषता है? तो देखिए जो गोल्डन राइस है इसमें बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पाया जाता है। फिर अगला है कौन सी तकनीक के उपयोग के कारण फसलों के बीजों को दोबारा नहीं उगाया जा सकता है? तो टर्मिनेटर तकनीक के कारण फसलों के बीजों को दोबारा नहीं उगाया जा सकता है। फिर अगला है एडवर्ड शेफर ने किस हार्मोन की खोज की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। अगले चैप्टर के क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला चैप्टर है जीव और समष्टियां। पहला है
ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को ना तो लाभ ना ही हानि होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सहभोजिता कहा जाता है। सहभोजिता, जिसमें एक जाति को लाभ होता है लेकिन दूसरे को ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। फिर अगला है प्रतिजीविता, किसका उदाहरण है? तो अंतर जातीय स्पर्धा का उदाहरण होता है। फिर अगला है संभार समिष्टि में कैसा वक्र मिलता है? एस वक्र मिलता है। संभार समिष्टि में एस वक्र मिलता है। इकोटॉन का निर्माण कैसे होता है? तो जहां पर दो पारितंत्र मिलते हैं, दो पारितंत्र के जुड़ने के स्थान को इकोटॉन कहा जाता है। अगला है लाइकेन तथा साइकस की प्रवालाभी जड़ें किसका उदाहरण है? सहोपकारिता का। लाइकेन तथा साइकस की प्रवालाभी जड़ें सहोपकारिता का उदाहरण होती हैं। अगला है परजीविता का उदाहरण बताइए। तो तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल आप बता सकते हैं, ये परजीविता का उदाहरण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी का जनक जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। फिर अगला है पैरामीशियम के लिए कैसा आयु पिरामिड प्राप्त होगा? तो त्रिभुजाकार आयु पिरामिड प्राप्त होगा। फिर अगला है लाइकेन में फंगस तंतु किससे पोषण प्राप्त करते हैं? तो लाइकेन जो होता है उसमें फंगस तंतु शैवालों से पोषण प्राप्त करते हैं, एल्गी से पोषण प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला चैप्टर है पारितंत्र। पारितंत्र में पहला है तालाब के पारितंत्र में जंतु प्लवक हैं। जंतु प्लवक क्या होते हैं? तो जो जंतु प्लवक होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं, या आप बता सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जीव या प्राथमिक उपभोक्ता जंतु प्लवक कहलाते हैं, जबकि उत्पादक हरे पौधे होते हैं। उत्पादकों द्वारा निर्मित कुल उत्पादकता क्या कहलाती है? तो सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। उत्पादकों द्वारा निर्मित कुल उत्पादकता सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। फिर अगला है उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। फिर अगला है कौन सा पारतंत्र नेट प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में सर्वाधिक सही है? वर्षावन खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई होता है। उत्पादक आधारभूत इकाई है जो हरे पौधे होते हैं। परभक्षी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव कौन से पोषी स्तर में होते हैं? तो द्वितीय पोषी स्तर में होते हैं, आप इसमें बता सकते हैं। फिर अगला है पादप हिरन शेर किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है? तो परभक्षी खाद्य श्रृंखला होती है। फिर अगला है वृक्ष बंदर परजीवी किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला होते हैं? तो ये परजीवी खाद्य श्रृंखला है। पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी निरंतर आवश्यकता होती है? तो जो भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें ऊर्जा की निरंतर आवश्यकता होती है। फिर अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पादप कीट मेढक सर्प इस खाद्य श्रृंखला में यदि पादप 100 किलो ऊर्जा है तो मेढक को कितनी ऊर्जा मिलेगी? फिर अगला चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। कौन सा जीव समूह कुल जंतुओं के 70% भाग को प्रदर्शित करता है? तो कीट या इंसेक्ट। फिर अगला है रॉबर्ट में के अनुसार अभी तक कुल कितने प्रतिशत जातियां खोज पाई गई हैं? 22% जातियां खोज पाई गई हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जब विविधता घटती जाती है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रवणता कहा जाता है। प्रवणता, अक्षांशीय प्रवणता भी आप कह सकते हैं। किस प्राकृतिक विद ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी? तो टिलमैन ने सिद्ध किया था। फिर अगला है स्वादिष्ट मांस की प्राप्ति हेतु मनुष्यों द्वारा किस पक्षी का व्यापक वध किया गया जिससे यह विलुप्त हो गया? तो डोडो पक्षी हो जाएगा इसमें। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है, असम राज्य में। फिर अगला है, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के किस भाग में सीमित मानवीय क्रियाओं की अनुमति होती है? तो प्रतिरोधक क्षेत्र में, प्रतिरोधक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ को राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। फिर अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निश्चित उत्तरीय प्रश्न और विकल्पीय प्रश्नों को लिया। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।